नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बेहद शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है मिथकों की, कमाल की वीरता की और एक ऐसे साम्राज्य की जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश की। एक ऐसा वंश जिसका इतिहास जितना गहरा है ना, उतना ही नाटकीय और प्रेरणादायक भी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक गाथा में गोता लगाते हैं, क्योंकि ये कहानी सच में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हमारी ये चर्चा 5 मुख्य हिस्सों में बटी है। पहला, मेवाड़ की सूर्यवंशी उत्पत्ति। दूसरा, गुहिल वंश की स्थापना। तीसरा, बप्पा रावल का पराक्रम। चौथा, राजा अल्लट का शासन। और अंत में जैत्र सिंह और चित्तौड़गढ़ का युग। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, मेवाड़ के सूर्यवंशी उत्पत्ति के दावे और इस राजवंश का उदर। ठीक है, तो आइए इस कहानी की जड़ों में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस राजवंश के उन महान और पौराणिक दावों से जो वाकई हैरान करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वंश की शुरुआत सीधे सूर्यदेव यानी विवस्वान से हुई। इसी सूर्यवंश की वंशावली में आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ और फिर उनके पुत्र कुश आए। अब दिलचस्प बात यह है कि कुश की 108वीं पीढ़ी में जन्म हुआ विजय भूप का, और ये वही विजय भूप हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हटाकर गुजरात के वल्लभी नगर में बसाया। जरा सोचकर देखिए, इस वंशावली का जो पूरा दायरा है वो अपने आप में कितना विशाल और ऐतिहासिक है। अब आते हैं भाग 2 पर, गुहिल वंश की नींव। और ये कोई साधारण शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बेहद नाटकीय और संघर्ष से भरी कहानी है। और ये जो घटनाक्रम है वो बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उस दौर की 3 सख्त राजपूती परंपराओं ने रानी पुष्पावती की नियति कैसे तय की। दरअसल हुआ ये था कि वल्लभी नगर पर अरबों का एक भयंकर आक्रमण हुआ, जिसमें रानी के पति राजा शिलादित्य लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अब पहली परंपरा के मुताबिक पति की मृत्यु पर रानी को सती होना था, लेकिन दूसरी बात यह थी कि वो उस समय गर्भवती थी और इस वजह से सती होने के फैसले को उन्हें टालना पड़ा। फिर आती है तीसरी और सबसे कठिन परंपरा। विधवा होने के बाद वो अपने पिता के घर यानी आबू वापस लौटकर नहीं रह सकती थी। ये उनके सामने एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट था। इसी मजबूरी में और अपनी तथा अपने अजन्मे बच्चे की जान बचाने की जद्दोजहद में रानी ने वीरनगर के पास एक गुफा के भीतर अपने पुत्र को जन्म दिया। अब क्योंकि बच्चे का जन्म एक गुफा में हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा गोहिल। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद रानी पुष्पावती सती हो गई और उस अनाथ नवजात को कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी ने पाला पोसा। फिर वक्त बीता और आगे चलकर 567 ईस्वी में यही युवा राजकुमार गुहिल मेवाड़ पहुंचा। वहां उसने स्थानीय भील जनजाति के साथ एक बहुत ही अहम गठबंधन किया। भीलों ने उनका साथ दिया एक शर्त पर। शर्त यह थी कि उनसे उनके ही इलाके में कभी कोई कर या टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और बस इसी आपसी समझदारी के साथ बिना किसी खून खराबे के मेवाड़ में गुहिल वंश की एक बेहद मजबूत नींव रखी गई। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं भाग 3 पर, बप्पा रावल का पराक्रम। यहां से मेवाड़ के एक सच्चे और शक्तिशाली शासक का उदय होता है। इस महान शासक का असली नाम था काल भोज। बचपन में दुश्मनों से अपनी पहचान छिपाने के लिए ये जंगलों में हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद इनके काम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गए। इन्होंने जुनैद के नेतृत्व वाली उस क्रूर अरब सेना से मेवाड़ की बड़ी ही बहादुरी से रक्षा की। इनकी इसी असाधारण वीरता को देखकर हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की वो महान उपाधि दी जिसे आज हम सब जानते हैं। 734 ईस्वी में इन्होंने मान मोरी को मात देकर चित्तौड़गढ़ के उस प्रतिष्ठित किले पर अपना कब्जा जमा लिया। और हां, मेवाड़ के इतिहास में पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय बप्पा रावल को ही जाता है। इसके साथ ही उन्होंने एकलिंग नाथ और सास बहू के उन मशहूर मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। अब सैन्य इतिहास से थोड़ा हटकर लोक कथाओं से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार और हैरान करने वाला तथ्य भी है। किंवदंतियों की माने तो बप्पा रावल की शारीरिक ताकत कुछ ऐसी थी कि वे 35 हाथ लंबी धोती पहनते थे। उनकी तलवार का वजन 32 मन हुआ करता था। और ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन कहा जाता है कि वे एक ही बार में 4 बकरे खा जाते थे। अब ये बातें सच हों या अतिशयोक्ति, लेकिन ये जरूर बताती हैं कि उस समय के लोगों के बीच उनकी छवि किसी महानायक से कम नहीं थी। आइए अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, राजा अल्लट का शासन। ये वो दौर था जब मेवाड़ में बड़े प्रशासनिक और कूटनीतिक बदलाव आ रहे थे।
राजा अल्लट, जिन्हें भाटों ने प्यार से आलू रावल की उपाधि भी दी थी, वो एक बहुत ही रणनीतिक और दूरदर्शी सोच वाले शासक थे। मेवाड़ में पहली बार एक प्रॉपर नौकरशाही, जिसे हम आज की भाषा में सिविल सर्विस सिस्टम कह सकते हैं, उसे स्थापित करने का पूरा श्रेय राजा अल्लट को जाता है। यही नहीं, उन्होंने आहाड़ नाम का एक बिल्कुल नया शहर बसाया, वहां का शानदार बुनियादी ढांचा तैयार किया और उसी शहर के पास मशहूर जगत अंबिका माता का एक बेहद खूबसूरत मंदिर भी बनवाया। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि राजा अल्लट ने एक बहुत ही अनोखा कूटनीतिक कदम उठाया था, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। जी हां, राजा अल्लट ने हूण राजकुमारी हरियादेवी के साथ विवाह किया था। युद्ध और राजनीति की इन भारी भरकम कहानियों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन एकदम ताज़ी हवा के झोंके जैसा लगता है, और ये साफ दिखाता है कि उस जमाने में भी मेवाड़ की कूटनीतिक पहुंच कितनी दूर दूर तक फैल चुकी थी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर, जैत्र सिंह और चित्तौड़गढ़। ये काल मेवाड़ के लिए संघर्ष और स्थिरता दोनों के लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सैन्य रणनीतियों के नजरिए से देखें तो भुताला का युद्ध इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। ये युद्ध लगभग 1226 ईस्वी में लड़ा गया था। एक तरफ थी रावल जैत्र सिंह की सेना और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश की फौज। इस भयंकर युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह हरा तो दिया, लेकिन वापस लौटती हुई और बौखलाई हुई इल्तुतमिश की सेना ने मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी नागदा को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। ये जो राजधानियों के बदलने का सिलसिला है ना, ये असल में इस राजवंश के बचने और लगातार आगे बढ़ने की कहानी कहता है। सबसे पहले बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था, फिर राजा अल्लट ने इसे आहट शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब नागदा पूरी तरह जल गया, तब जैत्र सिंह ने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी राजधानी को हमेशा के लिए एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जो पूरी तरह से सुरक्षित और अभेद्य थी, और वो शक्तिशाली जगह थी चित्तौड़गढ़ का शानदार किला। इस पूरे दौर को समझने के लिए इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा का ये कथन बहुत अहम है। वो रावल जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल मानते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि भले ही चित्तौड़ के किले को सबसे पहले बप्पा रावल ने जीता हो, लेकिन उसे अपनी राजधानी बनाकर उसका असली महत्व दुनिया के सामने लाने वाले जैत्र सिंह ही थे। इसलिए सही मायनों में चित्तौड़ के पहले सच्चे विजेता वही कहलाते हैं। एक गुफा के अंधेरे में अपनी जान बचाकर जन्म लेने वाले नवजात बच्चे गोहिल से लेकर चित्तौड़गढ़ के इस विशाल और मजबूत किले तक मेवाड़ का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन अब जब चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का धड़कता हुआ दिल और उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन चुका है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, इस अभेद्य किले की इन ऊंची ऊंची दीवारों को आने वाले वक्त में किन भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इतिहास का ये पन्ना हमें आगे की कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक छोड़ जाता है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।